आज जो सीरीज लेकर आई हूँ उसका नाम है स्क्विड गेम। ये 2021 में रिलीज हुई थी और इसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपको शुरू से लेकर एंडिंग तक बोर नहीं होने देगी। इसके फुल 9 एपिसोड हैं। हर एपिसोड 50 मिनट का है तकरीबन। लेकिन आज मैं आपको इसी वीडियो में सारी ही सीरीज एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मूवी को समझने के लिए पहले आपको उनके कुछ करैक्टर्स के बारे में बता देती हूँ, इससे आपको मूवी को समझने में आसानी होगी। इस सीरीज का सबसे पहला और मेन करैक्टर है सियोंग। इसके गिर्द ही ज़्यादातर मूवी की स्टोरी घूमती है। इसके अलावा मूवी में और भी करैक्टर हैं, जैसे कि सांगवू, वो भी मूवी का एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। इसके बाद ओल्ड मैन, वो भी मूवी का स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। इसके अलावा एक लड़की सेव्युक, वो भी मेन करैक्टर है, और अली नाम का लड़का भी मेन करैक्टर है। इसके अलावा और भी मूवी में बहुत से करैक्टर हैं, लेकिन इन करैक्टर्स के गिर्द ज़्यादातर स्टोरी घूमती है। यही नहीं है कि यही करैक्टर सिर्फ आएंगे, लेकिन ज़्यादातर मेन हेडलाइन आप कह लें तो यही करैक्टर है। अब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मूवी शुरू होती है और हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। उसकी बेटी की बर्थडे होती है, इसलिए उसकी माँ उसको कुछ पैसे देती है कि वो अपनी बेटी को बाहर ले जाकर उसको कुछ खिला दे। लेकिन सियोंग को वो पैसे कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी माँ के एटीएम कार्ड से तमाम पैसे निकलवा लेता है और वो ये पैसे हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। पहले तो वो हार रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से वो जीतना शुरू कर देता है। वो तकरीबन 4 मिलियन वोंग्स जीत लेता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसे उधार लिए हुए थे, वो पैसे वापस नहीं कर पाया था। वो लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो इसको पकड़ लेते हैं, इसको खूब मारते हैं कि अब इन लोगों को पता चल चुका होता है कि सियोंग के पास अब पैसे हैं, तो वो इससे अपने पैसे लेने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब सियोंग अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वो पैसे चेक करने की कोशिश करता है जो इसने हॉर्स राइडिंग में जीते होते हैं, तो वह इसकी पॉकेट में नहीं होते। तो उसको याद आता है जब वह इन लोगों से बचकर भाग रहा होता है तो इसके साथ एक लड़की टकराई थी। ज़रूर यकीनन इसी ने ही इसकी पॉकेट में से वो पैसे निकाले होंगे। क्योंकि अब सियोंग के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो लोग इसको 1 और महीने का टाइम देते हैं। साथ ही इससे एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं कि अगर 1 महीने बाद भी वो इनके पैसे नहीं दे सका तो वो लोग सियोंग को मारकर इसके तमाम ऑर्गन्स बेच देंगे। सियोंग किसी तरह से पैसों का इंतजाम करता है और रात को अपनी बेटी को बाहर ले जाकर खाना खिलाता है और उसको गिफ्ट देता है। और फिर सियोंग उसकी बेटी को उसके घर छोड़कर वापस से ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन छूट जाती है। वो वहाँ ही मेट्रो स्टेशन पर बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। इसको सियोंग नहीं जानता, मगर वो आदमी सियोंग से कहता है कि वो इसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। अगर सियोंग वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है तो वह आदमी इसको 1 लाख वोंग देगा। और इतनी ज़्यादा पैसों का सुनकर सियोंग इस गेम को खेलने के लिए मान जाता है। बहुत अजीब सी होती है। इसमें सियोंग को कार्ड्स के साथ खेलना होता है। क्योंकि सियोंग को इस गेम के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए वो हारता है और वह आदमी सियोंग को मारता रहता है। लेकिन फिर सियोंग को समझ आ जाती है और वह जीतने लगता है। आखिरकार बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद सियोंग 1 लाख वोंग जीत जाता है और वह इस पैसों को ले लेता है। और वह आदमी कहता है कि तुम्हें अगर और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए और ज़्यादा गेम्स खेलनी होगी। और वो उसे अपना नंबर दे देता है और कहता है कि अगर पैसे और चाहिए हो तो इस नंबर पर राब्ता करना। सियोंग अपनी माँ के पास जाता है तो इसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में चली जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि सियोंग की इसकी बीवी के साथ डिवोर्स हो चुकी है। इसकी बीवी इसकी बेटी को अपने पास रखना चाहती है और इसकी कस्टडी लेना चाहती है, लेकिन सियोंग ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि इसकी बेटी इसके साथ रहे, लेकिन इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर राब्ता करता है। वो लोग सियोंग से कहते हैं कि अगर सियोंग वो गेम्स खेलना चाहता है तो अपनी लोकेशन बता दे और एक जगह पर आ जाए। सियोंग ऐसा ही करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है
सियोंग को एक गाड़ी में बिठाया जाता है। वो देखता है वहां पर और भी लोग हैं, लेकिन वो सब बेहोश थे। फिर सियोंग को भी बेहोश कर दिया जाता है। जब इसको होश आती है तो तब वो एक फैसिलिटी में होते हैं। यहाँ पर बहुत से और भी लोग होते हैं। वो सब टोटल 456 लोग थे और ये सब इस गेम के प्लेयर थे। इनके साथ एक गेम खेली जानी थी। अब इन सब को इस गेम के बारे में नहीं पता कि वो कौन सी गेम है, लेकिन पैसों के लिए वो सब यहाँ आ गए थे और इन सब ने एक तरह के कपड़े पहने थे। इन सब के ऊपर इनके नंबर लिखे हुए थे। वहां पर एक फ्रंट मैन भी होता है। इसने अजीब तरह का मास्क पहना होता है और वो इन सब पर नजर रख रहा होता है। इन सब लोगों में एक बात कॉमन थी। यहाँ पर जो भी लोग थे इन सब ने कर्जे लिए हुए थे और इन सब को पैसों की जरूरत थी। तो अब सियोन नंबर 1 से मिलता है। तो वो एक बूढ़ा आदमी होता है। सियोंग उससे कहता है कि आपको इस उम्र में यहाँ नहीं आना चाहिए था इस तरह की गेम खेलने के लिए। तब वो आदमी कहता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, इसीलिए वो इधर आया है। और अब यहाँ पर एक लड़की और एक लड़के की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जब सियोंग उस लड़की को देखता है तो वो उसको पहचान जाता है। ये वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी होती है। तब वो इस लड़की के पास जाता है और इसको कहता है कि इसके पैसे वापस करे, लेकिन तभी वहां पर बहुत से गार्ड्स आ जाते हैं। इन सब ने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है और इनके चेहरे अच्छी तरह से कवर होते हैं। तभी वो इन सबको बताते हैं कि इनको यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और इन सब से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराते हैं। इस गेम के 3 रूल थे। रूल नंबर 1 ये था कि कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। रूल नंबर 2 ये था कि कोई भी इस गेम को खेलने से मना नहीं कर सकता। और रूल नंबर 3 ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलने से मना करेगी तो इस गेम को इधर ही बंद कर दिया जाएगा। और अगर कोई इस गेम को खेलने से यूं ही मना करेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेट करना क्या है इसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर इन सबको एक मैदान में लेकर जाया जाता है। वहां पर पहली गेम खेली जानी थी। वहां पर सियोंग को अपना क्लासमेट मिलता है जिसका नाम सांगू होता है और वो आउट ऑफ कंट्री कमाने के लिए गया होता है। सियोंग उसको वहां देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उससे बात करता है, लेकिन सांगू को किसी भी बात का अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाता। और फिर इन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी डॉल होती है। गेम का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, यानी कि जब ग्रीन लाइट चलेगी और डॉल गाना गाएगी तब इन सबको चुप आगे बढ़ना होगा। और जब डॉल चुप कर जाएगी और रेड लाइट चलना शुरू हो जाएगी तब इन सबको रुक जाना होगा। और अगर कोई मूवमेंट करेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ये एलिमिनेट क्या है यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। गेम शुरू होती है। पहले तो सब लोग इसको फन समझ रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही आम सी गेम है और इसी तरह वो इतने पैसे जीत जाएंगे। लेकिन यूं ही जब डॉल गाना बंद करती है तब एक लड़का मूवमेंट करता है और तब उसको गोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। वो सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं और उधम मच जाता है। लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को इस गेम की अब समझ आ चुकी होती है कि गेम क्या है। तब वो लोग गेम को पूरा करते हैं, लेकिन जो लोग टाइम रहते गेम को पूरा नहीं कर पाते उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी उनको मार दिया जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस गेम को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन इस गेम का एक तीसरा रूल यही था कि अगर मेजॉरिटी चाहेगी तो इस गेम को खेल दिया जाएगा। इसलिए वहां पर मौजूद लोगों के दरमियान में वोटिंग कराई जाती है। कुछ लोग इस गेम में रहना भी चाहते हैं क्योंकि उनको पैसों का लालच आ जाता है, लेकिन कुछ लोग इस गेम को छोड़कर जाना चाहते हैं। एंड पर दोनों साइडों पर वोट बराबर होते हैं, लेकिन एक वोट रह जाता है उस ओल्ड मैन का। तब ओल्ड मैन भी इस गेम को ना खेलने का सोचकर मेजॉरिटी में शामिल हो जाता है और मेजॉरिटी यही चाहती है कि ये गेम ना खेली जाए। तब इस गेम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इन लोगों को प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। और इन लोगों के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो लोग दोबारा से रिजॉइन कर सकते हैं। और ये प्राइज मनी जो विनर को मिलनी होती है अब इन लोगों को नहीं मिलेगी, बल्कि मरे हुए लोगों के घर वालों को दे दी जाएगी। इन लोगों को दोबारा इनके घर में वापस पहुंचा दिया जाता है क्योंकि इनमें से कोई भी इस गेम को नहीं खेलना चाहता है। सियोंग वापस आकर पुलिस के पास चला जाता है और उनको वो कार्ड दिखाता है और उनको तमाम वाकयात बताता है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि उस कार्ड पर जब पुलिस फोन करती है तो आगे से एक औरत बोलती है
और वो कहती है कि उन्होंने इसको फोन क्यों किया है, यानी वो इनको बुरा भला कहती है कि उन्होंने इसको डिस्टर्ब किया। तब पुलिस सियोंग को ही पागल समझती है और समझती है कि उसने ड्रिंक की हुई है। तब वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। तब उसको बताते हैं कि इस आदमी ने ड्रिंक की हुई है और अनाप शनाप बोल रहा है। तब सियोंग वहां से आ जाता है क्योंकि पुलिस ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया था। वो बाहर आता है, वो देखता है कि इसका दोस्त सांगवू अपनी माँ को चुपके चुपके से देख रहा है। तो वो सांगवू के पास जाता है, तो सांगवू इसको बताता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और इसकी माँ को यही पता है कि वो बाहर अच्छा खासा कमा रहा है, इसलिए वो अपनी माँ के सामने नहीं जा रहा। मगर ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर 6 मिलियन का कर्जा है। इसने क्लाइंट के पैसे लेकर स्टॉक मार्केटिंग में लगा दिए थे, तभी इनका वो सारा पैसा डूब गया था। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उस गेम में गया था। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसकी माँ हॉस्पिटल में होती है। असल में उसकी माँ के पाँव पर एक जख्म हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है इलाज ना कराने की वजह से। उसकी माँ को डायबिटीज होता है और वो जख्म इसी वजह से ठीक नहीं हो पाता। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसकी माँ का इलाज मुमकिन है, जब उसका पाँव काट दिया जाएगा तो उसकी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है। अब सियोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सियोंग इसी परेशानी में अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको बुरा भला कहती है और कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब उसका हस्बैंड उसको देख लेता है, तब वो सियोंग के पीछे आता है और उसको कहता है कि उसको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि वो कभी भी उसकी वाइफ और उसकी बीवी के पास दोबारा नहीं आएगा, यानी इसके लिए उसको अपनी बेटी को छोड़ना होगा। सियोंग इसके लिए मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब सियोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर उसको वही कार्ड दिखता है और वो दोबारा से इस गेम को रिजॉइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोबारा से उस नंबर पर फ़ोन करता है। हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। असल में उसका छोटा भाई भी काफ़ी अरसे से लापता होता है। वो उसके हॉस्टल में जाता है, लेकिन वहाँ पर सब कहते हैं कि इसको काफ़ी अरसा हो गया है, उसका छोटा भाई इधर नहीं आया। तो वो और भी परेशान होता है, लेकिन उसको वहाँ पर वही कार्ड मिल जाता है जो कि उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा होता है, इसलिए वो सियोंग के पास जाता है। लेकिन तब तक सियोंग वापस उस गेम में जाने का फैसला कर चुका होता है, इसलिए सियोंग उसको कुछ नहीं बताता, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है। दूसरी तरफ अली नाम का लड़का भी वो बहुत मजबूर होता है। वो अपने ऑफिस के मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो उससे पैसे मांगता है, लेकिन मालिक उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। मालिक ये जानबूझकर कर रहा होता है, जबकि उसके पास पैसे होते हैं। तभी अली की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और इसी बीच मालिक का हाथ पर घाव आ जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अली वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वो ये पैसे ले जाकर अपनी वाइफ को देता है और उसको कहता है कि तुम इस मुल्क से जल्द से जल्द निकलो, मैं अभी तुम्हारे पीछे जल्दी आ जाऊँगा। और यहीं पे सीन कट होता है। इसके बाद हमें सीबीयुक दिखाई जाती है। सीबीयुक जिसने सियोंग की जेब काटी होती है वही लड़की होती है। वो भी बहुत मजबूर होती है। असल में उसकी माँ पैरालाइज्ड होती है और उसको अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना होता है। वो एक एजेंट के पास जाती है, लेकिन एजेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है। उसके साथ लड़कर वापस आ जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे होते ही नहीं है। और उसका एक छोटा भाई होता है। उसने अपने भाई से वादा किया होता है कि वो उनकी माँ को लाजमी यहाँ लेकर आएगी। सियोंग उस नंबर पर रब्ता कर वापस उस गेम में जाना चाहता था। वो उस नंबर पर रब्ता करता है और वो लोग उनको एक लोकेशन बताते हैं। जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उनको एक शिप में बिठाकर दोबारा से एक आयरलैंड में लेकर जाया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर भी इनका पीछा करते करते उस शिप में पहुंच जाता है। वहां पर एक गार्ड को मारकर उसका मास्क और उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर होता है। सीबीयुक अपनी दोस्त के साथ मिलकर वॉशरूम में जाती है और वहां से वो लोग इस जगह की छानबीन करना शुरू कर देती हैं। एक कमरे में वो देखती है कि वो गार्ड्स बहुत सारा मीठा पका रहे हैं। पता नहीं वो किस लिए ये सब कर रहे होते हैं। वो ये सब अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है। तभी गार्ड को उन पर शक हो जाता है, लेकिन वो लोग बचकर वापस आ जाती हैं। तभी एक लड़का भी उनसे ये सब पूछ लेता है, तो वो उनको भी बता देती हैं। अगले दिन लोगों को नहीं पता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है
और इन लोगों के साथ किस तरह की गेम खेली जाएगी। इन लोगों को दोबारा से उसी एरिया में लेकर जाया जाता है जहाँ पर गेम खेली जाती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी बहुत सी शेप बनी होती हैं, ट्रायंगल शेप, अम्ब्रेला शेप और स्क्वायर शेप। इन सबको एक एक जगह पर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जो जो शेप इनके हिस्से में आती है इनको उसे निकालना होता है। अब हमें कुछ गेम समझ में आना शुरू हो जाती है। यानी वो गार्ड्स जो रात को मीठा बना रहे थे वो इसी गेम के लिए था। इनको मीठे की एक शेप दी जाती है जो कि एक प्लेट में बंद होती है। इनको उसके अंदर से उसको निकालना होगा बिना तोड़े हुए। जो टाइम रहते हुए इस चीज़ को कर लेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं कर सकेगा वो हार जाएगा। बहुत से लोग जिनको आसान शेप्स मिली होती हैं वो तो ये आसानी से कर लेते हैं और वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन सियोंग के पास छतरी वाली शेप होती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है। लेकिन अहम टाइम पर वो अपने बचपन वाली ट्रिक लगाता है और उस शेप को चाट कर उसमें से निकाल कर गार्ड को देता है और वो गेम जीत जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और बहुत से लोग जो अपनी शेप को तोड़ चुके होते हैं या पूरा नहीं कर पाते उनको मार दिया जाता है, यानी उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर रिजॉइन किया था A187 प्लेयर्स ने, जिसमें से इस गेम को खेलने के बाद सिर्फ 107 प्लेयर ही बचे थे। अब इन सबको खाने के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर खाना बहुत कम होता है जिसकी वजह से जियोंग की लड़ाई एक लड़के से होती है और वो इसको इतना मारता है और इतनी बेदर्दी से मारता है कि वो लड़का वही मर जाता है। जियोंग का करैक्टर आप लोग याद रखिएगा, ये एक विलेन करैक्टर है और ये इसकी भी इम्पोर्टेंस इस गेम में काफ़ी है। हम देखते हैं कि वहाँ पर इन प्लेयर्स में एक डॉक्टर भी है जो कि इन गार्ड्स की मदद इन तमाम मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स को निकालने में करता है, क्योंकि वो तमाम ऑर्गन्स बाहर चाइना वालों को सेल करते हैं, इसीलिए वो लोग डेड बॉडीज को गायब करते हैं। और ये सब कुछ जो गेम का ओनर है जो कि इस गेम को चला रहा है उसको नहीं पता। ये सब कुछ उसके पीछे किया जा रहा है और ये सब कुछ करने में डॉक्टर उनकी मदद कर रहा है, इसलिए वो सब डॉक्टर की मदद कर देते हैं ताकि वो अगले दिन गेम खेलने के लिए तैयार रहे। वो उसको गेम के बारे में बता देते हैं। इन्होंने कंप्यूटर रूम में भी अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि तमाम फुटेजेस को गायब कर देता था। वो गार्ड डॉक्टर को अगले दिन आने वाली गेम्स के बारे में बता देते थे ताकि वो अगले दिन के लिए तैयारी कर ले और सरवाइव कर सके। इसके साथ ही वो लोग इसको बताते हैं कि आज इन्होंने जानबूझकर इन तमाम लोगों को कम खाने को दिया है ताकि इनके दरमियान खाने को लेकर फाइट हो और वो एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह वो तमाम वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे और इसके बाद वो इस अगले दिन आने वाली गेम के बारे में बता देते हैं। वो डॉक्टर जीवियोंग को अगले दिन आने वाली गेम के बारे में बता देता है और यहाँ पर जीवियोंग की टीम तमाम लोगों को मारना शुरू हो जाती है। उस बुरे आदमी ने अपनी टीम को पहले से ही होशियार रहने के लिए कहा होता है। जैसे ही लाइट बंद होती है तो जीवियोंग की टीम मिलकर तमाम लोगों को मारना शुरू कर देती है। जीवियोंग एक आदमी को मारने के बाद सीबीयू को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी सियोंग वहां पर जाके इसको बचा लेता है। जब गार्ड्स इस खूनी खेल को देखते हैं और वो देखते हैं कि बहुत से लोग मर चुके हैं तो वो तब वहां पर आते हैं और इन सबको ये सब करने से रोकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 80 लोग बाकी बचे थे। दरअसल गार्ड्स ने ये सब कुछ जानकर किया था। वो चाहते थे कि वीक प्लेयर्स यहाँ से मर जाएं और खाने के लिए भी इसीलिए काम दिया था और अगले दिन की गेम भी कुछ इसी तरह की थी। अगले दिन इनको दोबारा से प्लेइंग एरिया में लेकर जाया जाता है और इन सबको एक एक टीम बनाने को कहा जाता है। ये 10-10 लोगों की एक टीम होनी थी, क्योंकि जियोंग को पहले से ही पता था कि गेम क्या होगी, इसलिए वो अपनी टीम में ज़्यादा ताकतवर लोगों को रख लेता है और वो किसी भी लड़की को अपनी टीम में नहीं लेता। इसलिए वो सीबीयू की फीमेल फ्रेंड को भी अपनी टीम में नहीं रखता। वो उस लड़की ने जियोंग का बहुत ज़्यादा साथ दिया होता है, लेकिन जियोंग उसको भी धोखा देता है और फिर गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम असल में टग ऑफ वॉर की होती है, यानी आपको अगली टीम को नीचे गिराना है। जो लोग नीचे गिर जाएंगे वो मर जाएंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जियोंग की टीम जीत रही होती है, लेकिन जैसे ही इनके सामने सियोंग की टीम आती है तो सियोंग की टीम बहुत ज़्यादा डरी होती है, क्योंकि इनकी टीम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं, लड़कियाँ और वो बुरा आदमी। तब बुरा आदमी इन लोगों को कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर खेली है, ये गेम असल में ताकत की नहीं माइंड पावर की है। तब वो उनको इस गेम के रूल समझाता है और वो इस पर अमल करते हैं और वो ये गेम जीत जाते।
अब ये कि जियोंग की टीम में सब लोग एक से बढ़कर एक थे, इसलिए जियोंग को डर था कि कहीं वो लोग इसको ही ना मार दे। दूसरी तरफ गार्ड डेड बॉडीज के ऑर्गन को निकाल रहे थे और गार्ड नंबर 28, 29 को ये ऑर्गन डिलीवरी करने जाना था। तभी वहां पर वो गार्ड्स कह रहे होते हैं कि याद है वो डेड बॉडी जिसका सिर्फ एक ही किडनी थी, हम उसको ज़ुम्बी कहते थे। तब वो जो गार्ड नंबर 29 होता है वो असल में वही पुलिस ऑफिसर होता है, तो उसको शक होता है कि कहीं ये गार्ड्स उसके भाई के बारे में तो नहीं बात कर रहे। तो जब वो 29 नंबर और 28 नंबर ऑर्गन्स को डिलीवर करने जा रहे होते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर टनल में बॉम्ब लगे हुए हैं। तब वो 29 नंबर से पूछता है कि यहाँ पर बॉम्ब क्यों लगे हैं। तब वो 28 नंबर उसको बताता है कि असल में जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ये गेम ख़त्म हो जाएगी तो इस जगह को उड़ा दिया जाएगा और यहाँ पर कोई भी सबूत बाकी नहीं रहेगा। और यहाँ पर 28 नंबर को 29 पर शक हो जाता है और वो उस पर अपनी बंदूक तान देता है और कहता है कि अपना चेहरा दिखाए। तब 29 नंबर उसको अपना चेहरा दिखाता है और उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और उससे तमाम मालूमात लेने की कोशिश करता है। वो उसी डेड बॉडी के बारे में पूछता है जिसका कि एक किडनी थी, क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। तब वो आदमी कहता है कि असल में वो तो एक लड़की थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी से तमाम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है गन पॉइंट पर। तब वो आदमी डरते हुए सारा कुछ बता देता है और उसको कहता है कि वो कंट्रोल रूम में जाकर तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तुम्हें वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तब वो पुलिस वाला उसको मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जब डॉक्टर गार्ड से अगले दिन के गेम के बारे में पूछता है तो वो लोग कहते हैं इनको भी गेम के बारे में नहीं पता। तब डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वह गार्ड को पकड़ लेता है और इसी तरह दोनों की फाइट होने लगती है। फाइट में डॉक्टर इसको मार देता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो प्लेइंग एरिया में आ जाता है। तब एक गार्ड इसका पीछा करता है। गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा के मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से इसका लीडर यानी फ्रंटमैन आता है। वो गार्ड को मार देता है और इसके बाद वो डॉक्टर को भी मार देता है। साथ में ही इनको वहाँ पर गार्ड नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है और इनको पता चल जाता है यहाँ फैसिलिटी में कोई घुस आया है। इसके साथ ही वो गार्ड फ्रंटमैन के रूम तक पहुँच जाता है। इसको वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद वो एक कमरे में चला जाता है। वहाँ पर तमाम लोगों की रिकॉर्ड्स होते हैं जो भी आज तक इस गेम में आए होते हैं। तभी इसको एक लिस्ट दिखती है, इसमें इसके भाई का नाम भी होता है, वो भी कभी इस गेम का विनर रहा था। अगले दिन फिर से तमाम लोगों को इसी गार्डन में लेकर जाया जाता है चौथी गेम खेलने के लिए। इन सबको अपना एक एक पार्टनर चुनने को कहा जाता है। वो सब ऐसा ही करते हैं, जबकि जीवयुग की फीमेल फ्रेंड को कोई नहीं चुनता, वो अकेली ही रह जाती है। यहाँ पर इन सबको 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। इन सबको अपने पार्टनर से मार्बल लेने होते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के, जैसा कि हम बचपन में खेलते थे अपने दोस्तों से कंचे लेना। ये भी तकरीबन उसी तरह का खेल होता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सीवियोंग का साथी बन जाता है और सांगबू अली का दोस्त बन जाता है। यहाँ पर सांगबू और अली गेम खेलते हैं, लेकिन सांगबू तमाम मार्बल हार जाता है और यहाँ पर सांगबू को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बच सकता, क्योंकि इसके पास अब मार्बल ही नहीं बचे होते। इसलिए वो अली को अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है। वो इससे कहता है कि जो लोग हार जाएंगे इनको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा, वो किसी ना किसी तरह से दोबारा से जीत जाएंगे। और वो इसको इस तरह की बातें कर कर इसे धोखे से तमाम मार्बल लेने की कोशिश करता है। वो अली से धोखाधड़ी से तमाम मार्बल निकलवा लेता है और उसकी थैली में कंकर भर देता है और तमाम मार्बल गार्ड्स को देकर वहाँ से निकल जाता है। बेचारा अली वहाँ पर फंस जाता है और जब वो अपनी थैली को खोलता है तो उसके अंदर कंकर होते हैं। उसे पता चल जाता है कि सांगबू ने उसको धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर अली बेचारा मारा जाता है। इसके अलावा दूसरी तरफ सियोंग उस बुढ़े आदमी के पीछे भिड़ रहा होता है। उस बुढ़े आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो गेम नहीं खेलता बल्कि इधर उधर घूम रहा होता है। तब सियोंग उसको बड़ी मुश्किल से अपने साथ गेम खेलने के लिए मनाता है, लेकिन जब वो गेम खेलते हैं तो तब तमाम के तमाम मार्बल वो आदमी जीत जाता है। लेकिन सियोंग दोबारा से उसको गेम खेलने के लिए कहता है। तब सियोंग जीतने लगता है और वो तमाम मार्बल जीत जाता है। वो खुश होता है। तभी वो आदमी उसे एक मार्बल निकाल के दिखाता है। उसने बड़ी चालाकी से वो मार्बल छुपा लिया होता है। तब सियोंग बहुत परेशान हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी दोबारा फिर से गेम नहीं खेलता और इधर उधर घूमने लगता है।
तब सियोंग उसको मिन्नतें करता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक और गेम खेल लो। तब बुरा आदमी उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने धोखाधड़ी से मुझसे तमाम मार्बल लिए हैं। तब सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वह उसको तमाम मार्बल दे देता है और खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो बुरा आदमी पता नहीं किस टोन में होता है, वो उसको दोबारा से मार्बल वापस कर देता है और यूं सियोंग भी ये गेम जीत जाता है और वापस आ जाता है और बुरा आदमी उधर ही मारा जाता है। और इसके अलावा सीपीयू अपनी पार्टनर के साथ खेल रही होती है। वो अपने तमाम कंचे फेंक देती है और अपने पार्टनर को अपनी बारी खेलने को कहती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पार्टनर ने अपने तमाम कंचे उसको देने की कोशिश की है। वो अपने पार्टनर से लड़ती है, उसे कहती है कि उसके साथ गेम खेले, इस तरह से चीटिंग ना करे और उसे जीतने का मौका ना दे। तब उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि उसकी ज़िंदगी में पीछे कोई भी नहीं है, जबकि सीपीयू के पीछे उसका भाई है, इसलिए वो ये कंचे ले ले और गार्ड्स को देकर यहाँ से निकल जाए। और सीपीयू भी उसकी बात मान लेती है। और लेकिन जब जो लोग जीत चुके होते हैं वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जिसको अब तमाम लोग जो जीत चुके होते हैं वो वापस आ जाते हैं और जिन्होंने नहीं जीता होता उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी उनको मार दिया जाता है। जब लोग वापस हाल में आते हैं तो वहाँ पर वो उस लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसको किसी ने भी अपना पार्टनर नहीं बनाया था, इसलिए इन लोगों ने उसको छोड़ दिया था और वो वहाँ मज़े से बैठी हुई थी। इन लोगों को लग रहा था कि उसको किसी ने अपना पार्टनर नहीं बनाया तो वो अब तक मर गई होगी, लेकिन वो लड़की वहाँ पर बैठी होती है क्योंकि जियोंग ने उसको धोखा दिया होता है। उस लड़की ने शुरू से उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया होता है हर गेम में, लेकिन जियोंग ने अब उसको धोखा दे दिया था और वहाँ पर बैठी हुई वो जियोंग को बुलिंग करती है और वो वहाँ बहुत मज़े से बैठी होती है और अब वो इसके खिलाफ हो जाती है। और दूसरी तरफ फ्रंटमैन को इस पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी इसके पास गार्ड्स आते हैं और इसको बताते हैं कि तमाम वीआईपीज आ चुके हैं। इसके बाद फ्रंटमैन तमाम वीआईपीज को एक जगह पर बिठा देता है और वो एक आदमी के पास जाता है। कौन है और इसने क्यों इस तरह की खूनी गेम खेली है ये हम बाद में जानेंगे। और ये वीआईपीज कौन है, ये असल में अमीर लोग हैं जो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर लेते हैं। वो ये गेम खेलने देखने के लिए इधर आए हैं और अगले दिन इनको गेम के लिए वापस लेकर जाया जाता है। ये 5वीं गेम होती है। वहाँ पर इन सब को नंबर चुनने के लिए कहा जाता है। तमाम लोग नंबर चुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही सीपीयू की बारी आती है तो वहाँ पर सिर्फ एक नंबर रह जाता है और उसके अलावा 16 नंबर रह जाता है। सियोंग बहुत कंफ्यूज होता है और नंबर 16 ले या नंबर 1। वो अगर नंबर 1 लेता है तो वो सबसे पहले होगा और क्या पता कोई ऐसी गेम हो कि जिसके लिए पहले आना नहीं ज़रूरी, और अगर नंबर 16 लेता है तो उसके पास बाद में टाइम ही ना बचे। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो सियोंग से कहता है कि वो नंबर 1 लेना चाहता है। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक नंबर पर नहीं आया, अब उसे एक नंबर ही लेना है। तब सियोंग उसको नंबर 1 लेने देता है और खुद नंबर 16 लेता है। इन सब को नंबर चूज़ करने के बाद एक और जगह पर लेकर जाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि इनको दिए गए टाइम में दूसरी तरफ जाना होता है, ब्रिज को पार करके। अब इस ब्रिज के दरमियान में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं। एक तो होता है आम ग्लास, जबकि दूसरा होता है टेम्परेट ग्लास। वो नहीं टूटता, जो आम ग्लास होता है वो टूट जाता है और अब गेम शुरू होती है। वो सब एक एक करके एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। जब गेम दरमियान में होती है तो तब जियोंग दरमियान में खड़ा हो जाता है, ना वो किसी को आगे बढ़ने दे रहा होता है ना ही पीछे। तब वहाँ पर वही लड़की आती है जिसको जियोंग ने धोखा दिया होता है। वो कहती है कि जियोंग, मुझे पता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें मुझे धोखा दोगे और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार दूंगी, और इस दिन मुझे मौका मिल चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सीव्यू को पकड़कर अपने साथ ही ग्लास पर कूद जाती है और नीचे जाकर दोनों मर जाते हैं। और वहाँ पर एक आदमी होता है जिसे पता होता है टेम्पर्ड ग्लास कौन सा होता है। वो इसको देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये बातें फ्रंटमैन को पता चल जाती है। वो लाइट को ऑफ करा देता है ताकि वो आदमी टेम्पर्ड ग्लास को ना पहचान सके। अब यहाँ पर टाइम कम होता है तो सांगवू इस आदमी को धक्का दे देता है, जिससे पता चल जाता है कि टाइम पर ग्लास कौन सा था। तो अब वो तीनों सीब्यूक, सियोंग और सांगवू ब्रिज पार कर लेते हैं, लेकिन इन सब को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, स्पेशली तौर पर क्योंकि वो ब्रिज ग्लास का होता है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और इस गेम को पार कर लेते हैं। और वो तीनों ही कंटेस्टेंट थे। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला आदमी एक वेटर को मारकर इसकी जगह ले लेता है और वीआईपीज़ के पास चला जाता है।
एक वीआईपी को इस पर शक होता है और वैसे कहता है कि अपना मास्क उतारे। तब वो ऑफिसर वीआईपी से कहता है कि वो अपना मास्क अंदर जाके उतारेगा, इसलिए वो वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। तब वो ऑफिसर अंदर जाके वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को भी चल जाता है। वो ऑफिसर वहां से भागकर बाहर आ जाता है। वो तैयार कर एक एयरलाइन पर चला जाता है। यहाँ पर वो फ्रंटमैन भी इसका पीछा कर रहा होता है। तब ऑफिसर अपने फ़ोन को ऑन कर पुलिस को खबर करने की कोशिश करता है। वो तमाम सबूत इनको सेंड करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। तभी वहाँ पर फ्रंटमैन पहुँच जाता है और ऑफिसर को अपने साथ चलने को कहता है। ऑफिसर इस पर गन तान देता है और इस पर शूट कर देता है। फ्रंटमैन अपना नकाब उतारता है तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट होता है। और ट्विस्ट क्या होता है? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी ऑफिसर का भाई होता है। असल में जिस आदमी को वो ऑफिसर ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही फ्रंटमैन होता है। जब वो यहाँ का विनर बन गया तो उसने यहाँ पर ही जॉब शुरू कर दी थी। ये देखकर वो ऑफिसर बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है, लेकिन फ्रंटमैन उसको शूट कर देता है और वो ऑफिसर पानी के अंदर जाके गिरता है। अब तीनों बचे हुए सर्वाइवर को एक रूम में लेकर आया जाता है। यहाँ पे सीबीयू को बहुत ज़्यादा चोटें आई होती है। सारा ग्लास इसके अंदर घुस चुका होता है। इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ इन सबको एक एक कांटा दिया जाता है और छुरी भी दी जाती है ताकि अगर रात को कोई किसी को मारना चाहे तो मार ले। तब सियोंग को पता होता है कि सीबीयू की तबीयत ठीक नहीं है। वो इसके पास जाता है और इसको कहता है कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों सांगवू को हरा देंगे और जो हमें पैसे मिलेंगे हम दोनों आपस में बांट लेंगे, क्योंकि इन दोनों को सांगवू की तबीयत का पता चल चुका था। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था और सियोंग को लग रहा था कि वो लाजमी इन दोनों को मारने की कोशिश करेगा ताकि वो गेम जीत जाए और पैसे ले ले। तब सीबीयू कहती है कि इसका भाई है, जो भी यहाँ से निकलेगा तो इसके भाई के पास लाजमी जाए क्योंकि इसका इस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं है। तब सियोंग देखता है कि सीबीयू की तबीयत खराब होती जा रही है। वो बाहर मदद मांगने के लिए जाता है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब वो वापस आता है, लेकिन तब तक सांगवू सीबीयू को मार चुका होता है और सियोंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सांगवू को बहुत ज़्यादा बोलता है। अगले दिन गेम शुरू होती है। गेम का रूल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मर जाओ या मार दो, और जो इसको जीतेगा वो इस गेम का विनर होगा। और यही सही गेम होती है। इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट होती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। इन दोनों के दरमियान फाइट होती है और फिर सांगवू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। सीबीयू गेम को रोकने का कहता है क्योंकि मेजोरिटी में अब ये दोनों ही बचे थे, तो वो दोनों ही मेजोरिटी थे। अगर वो दोनों गेम को रोकते तो ये गेम यहीं पर एंड हो जाता, लेकिन सांगवू ऐसा नहीं करता। उसे पता चल चुका होता है कि वो किसी भी तरह से सियोंग से गेम नहीं जीत सकता, क्यों ना वो उसको ही जीतने दे, और वो खुद को ही मार देता है। वो एक छुरी लेता है और इसके बाद खुद को मार लेता है और इसके बाद सियोंग अकेला ही बच जाता है और जाहिर सी बात है वही इस गेम का विनर होता है। इसके बाद फ्रंटमैन आता है और उसको कहता है कि तुमने अच्छा खेला, लेकिन मुझे इससे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो खुद को मार लेगा। इसके बाद सियोंग को बेहोश करके वापस इसके घर छोड़ दिया जाता है और इसके पास एक एटीएम कार्ड होता है। जब एटीएम कार्ड को मशीन में डालता है तो इसके अंदर इसके तमाम जीते हुए पैसे आ चुके होते हैं। वो अपने घर जाता है और अपनी मॉम को देखता है, लेकिन तब तक इसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। अब हमें 1 साल बाद के टाइम दिखाया जाता है। सियोंग की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है। वो नशा करना शुरू हो गया है। तभी एक दिन उसके पास एक औरत आती है। वो उसको वही कार्ड देती है जैसा कि उसके पास पहले भी आया था और उसके ऊपर एक पता लिखा होता है। जब वो उस कार्ड के पर लिखे हुए पते पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। उनकी जिंदगियों के साथ खेलने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बुरा आदमी होता है। वो इसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो आदमी से बताता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका था। हमने किसी को भी मरने के लिए मजबूर नहीं किया, सब अपनी मर्जी से आए थे। मैं लोगों के साथ इस तरह का गेम इसलिए खेलता था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका था और मैं पार्टिसिपेंट भी इसलिए बना था कि मैं ज़्यादा इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि गेम में रह कर मैं ज़्यादा इंजॉय करना चाहता था। ये सब पैसे मेरे हैं और आज के बाद ये सब तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने इन्हें जीता है। इसके बाद सियोंग सीबीयू के भाई के पास जाता है और उसको लेकर सांगवू की माँ के पास जाता है
और कहता है कि इसका ध्यान रखना, और वो सारे पैसे वो सांगवू की माँ को दे देता है। और इसके बाद वो अपना मुल्क छोड़कर जा रहा होता है। तभी एयरपोर्ट पर उसको वही आदमी दिखता है जो कि उसे मूवी की शुरुआत में दिखा था और जिसने उसको वो कार्ड दिया था। वो उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। इसके बाद उसको वही कार्ड नीचे पड़ा हुआ मिलता है। वो उसको उठा के उसके ऊपर लिखे हुए नंबर पर फ़ोन करता है। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो। तब उसको आगे से जवाब मिलता है, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो फ्लाइट पर चढ़ जाओ। और ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म।